ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। गांधी जी को जब समन आया कोर्ट से कि उनको अगले दिन कोर्ट जाना है, वो पूरी रात अवेक रहे, मतलब वो सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब गांधी जी ने क्या करा, उन्होंने ना एक टेलीग्राफ भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार आए कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स लेकर। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम। गांधी जी ने आश्रम, सेवाग्राम आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और सारा का सारा मैटर गांधी जी ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी भेजा, मतलब उन्होंने सारी रिपोर्ट बनाकर गांधी जी ने वाइस रॉय को भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। तो अब सुबह मॉर्निंग में गांधी जी ने ये देखा कि मोतिहारी टाउन ब्लैक विद पेजेंट्स, मतलब मोतिहारी टाउन में बहुत सारे पेजेंट्स इकट्ठा हो गए हैं। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको ना गांधी जी के बारे में ये सब नॉलेज नहीं थी कि ये बैरिस्टर हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है साउथ अफ्रीका में। So they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them in trouble with the authorities। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये जो पेजेंट्स थे ना, इनको गांधी के बारे में कुछ भी ऐसी खास नॉलेज नहीं थी, क्योंकि गांधी जी ने बहुत कुछ अचीव किया साउथ अफ्रीका में, वो सब पेजेंट्स को नहीं पता था। बस उनको सिर्फ मयरली इतना ही पता था कि कोई महात्मा है जो उनको इस मुसीबत से निकालने वाला है, वो मुसीबत जो इनको इनके अथॉरिटीज से मिल रही है, मतलब इनके ऐसे अधिकारी से जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, राइट। तो ये कह रहे हैं कि पेजेंट्स को बस इतना ही पता था कि एक महात्मा है जो हमारे लिए एक मसीहा है, जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ ये कहा गया कि इतने सारे पेजेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद अपनी मर्जी से आए थे डेमोन्स्ट्रेट करने। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है प्रोटेस्ट करने, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया पेजेंट्स ने कोर्ट हाउस के बाहर, मतलब कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर। 1000 की संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में पेजेंट्स थे, इन्होंने कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया। और ये जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, ये इनके लिए एक बिगनिंग थी, एक शुरुआत थी। किस चीज़ की शुरुआत थी? लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये इनके लिए एक ऐसी शुरुआत थी कि अब सभी पेजेंट इकट्ठे हो चुके हैं और अब ये ब्रिटिश के डर से लिबरेट हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के डर से ये फ्री हो जाएंगे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। ऑफिशियल्स जो थे वो पावरलेस फील करने लगे विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के कोऑपरेशन के बिना। तो ये ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यहाँ पर ऑफिशियल ध्यान रखना ये ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहे हैं, राइट। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये पावरलेस क्यों फील कर रहे थे गांधी के कोऑपरेशन के बिना? क्योंकि इनसे ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ थी पेजेंट्स की, ये संभल ही नहीं रही थी इनसे। और ये जो क्राउड है बेसिकली, ये क्राउड इनसे ना तो संभल रही थी, ना ये इनको शांत करा पा रहे थे। तो इसीलिए गांधी को इनकी हेल्प करनी पड़ी। सो ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी ने ऑफिशियल्स की हेल्प की, क्राउड को रेगुलेट किया, मतलब इनको शांत कराया। तो उस टाइम पर गांधी पोलाइट थे, काफ़ी फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब होता है जो प्रूफ सामने दिखाई दे, जिसको आप आंखों से देख सकें, राइट। सो ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट। देयर माइट का मतलब यहां पर क्या है? ब्रिटिशर की पावर। हिथर्टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड could be challenged by Indians। हिथर्टो मतलब, इसका मतलब होता है प्रीवियसली, ड्रेडेड का मतलब होता है खौफ, अनक्वेश्चन का मतलब होता है बिना किसी से क्वेश्चन करे। तो यहाँ पर एक्चुअली गांधी जी जो है ना, वो ब्रिटिशर्स को क्या दिखा रहे थे? उनको कॉन्क्रीट प्रूफ दिखा रहे थे, वो प्रूफ जो ब्रिटिशर्स खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये ना उनको ऐसा प्रूफ दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारी जो पावर है ना, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने ये प्रूफ है, इतनी भीड़ जो है ना, ये प्रूफ है कि अब ये तुम्हारी पावर के अगेंस्ट खड़े हो गए। और यही क्राउड प्रीवियसली, मतलब हिथर्टो मतलब प्रीवियसली, यही क्राउड पहले तुमसे खौफ खाता था।
तुमसे बिना क्वेश्चन किए तुम्हारी बातों को फॉलो करता था, लेकिन अब ये कॉन्क्रीट प्रूफ देख लो कि तुम्हारी पावर को इन इंडियंस ने चैलेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहते हैं कि अब तुम्हारे अगेंस्ट सब खड़े हो चुके हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब गवर्नमेंट इतनी भीड़ देखकर एक तो डर भी गई, सरप्राइज भी हो गई और साथ साथ कंफ्यूज भी हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का अपना लॉयर होता है, तो उसने जज को रिक्वेस्ट किया कि वो गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन कर दे, वो अभी डिसीजन ना दे, वरना जो भीड़ है ना ये बौखला जाएगी बिल्कुल। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो अथॉरिटीज़ ने अपने सुपीरियर से कंसल्ट किया। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। तो जब जज ने ये फैसला किया कि वो इस ट्रायल को पोस्टपोन करेगा, तो इस बात से गांधी जी गुस्सा हो गए और उन्होंने इस डिले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। फिर बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और जिसमें उन्होंने खुद को गिल्टी पाया और कहा दैट ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट। इन्होंने कोर्ट में क्या कहा? दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। इन्होंने कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरफ तो क्या है, एक तरफ अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? जिसमें आप डिसीजन ना ले पाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। तो ये कह रहे कि एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड to render the humanitarian and national service for which he had come। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इसमें से फॉलो करें। तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन कोर्ट के सामने बताते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा, मतलब जो कोर्ट ने इनको कहा वो गांधी जी ने नहीं माना। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन ये कानून तोड़ने के नाम पर एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते लोगों के बीच में। एंड फिर ये कहते हैं कि दूसरा ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है, मतलब दूसरी ड्यूटी वो ये है कि ये जिस काम के लिए यहाँ आए थे, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, वो ये लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। इन्होंने जब कोर्ट ने गांधी को कहा कि चंपारण छोड़कर चले जाओ, तो इन्होंने डिसरिगार्ड किया, इन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है सोल। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। सो यहाँ पर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली ये जिस काम के लिए आए हैं वो काम इनको करना है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को इसलिए नहीं माना कि ये उनको डिसरिगार्ड करना चाहते हैं या फिर ये इन पेजेंट्स की रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं या फिर ये लॉ ब्रेकर बनना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनी, अपने अंतरात्मा अपने मन की आवाज़ सुनी, और ये अभी यहाँ रहकर इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना चाहते हैं। देन ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। पेनल्टी ड्यू का मतलब इन्होंने कोर्ट को कहा कि अगर वो चाहें तो गांधी जी पर पेनल्टी लगा सकते हैं और ये पेनल्टी पे कर देंगे। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Magistrate मतलब जज। ओके, अनाउंस का मतलब डिक्लेयर करना, प्रोनाउंस सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना, रिसेस का मतलब ब्रेक, और फर्निश बेल का मतलब बेल भर देना। मतलब बेल में क्या होता है कि जो गिल्टी साबित हो जाता है ना, मतलब जो कल्प्रिट होता है बेसिकली, वो कोर्ट को कुछ मनी देता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए फ्री रहे। सो यहाँ पर जज जो है वो कहता है कि चलो 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि गांधी जी कह रहे हैं कि अभी निर्णय सुनाओ, अभी कोर्ट को फैसला सुनाना है। वो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि कोर्ट पोस्टपोन कर रही है। तो जब गांधी जी ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि अभी अपना
जो फैसला है वो सुनाओ। तो जज ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, मतलब 120 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वो सेंटेंस सुनाएंगे, मतलब सज़ा सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गांधी जी को कि एक काम करो, इन 2 घंटे ब्रेक के टाइम पर जब तुम फ्री रहोगे तो तुमको ये फ्री टाइम तभी मिलेगा जब तुम बेल भरोगे। तो गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब गांधी जी ने यहाँ रिफ्यूज़ क्यों किया? क्योंकि ऊपर तो यहाँ पर ये पेनल्टी भरने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने बेल भरने से मना कर दिया। तो देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, पेनल्टी इस चीज़ के लिए भरना चाहते थे ये कि भाई अगर इन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक की हो जो मिस्टेक साबित हो जाए तो ये उसका भुगतान कर सके। लेकिन जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि वो बेल भर दें तो गांधी जी को गुस्सा इसलिए आया और उन्होंने रिफ्यूज़ इसलिए किया, उन्होंने कहा कि वो अभी तक गिल्टी साबित नहीं हुए हैं और बेल हमेशा वो ही इंसान भरता है जिसकी गलती साबित हो जाए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो फिर गांधी जी के मना करने के बाद जज ने उनको विदाउट बेल रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड का मतलब जब कोर्ट दोबारा स्टार्ट हुई 120 मिनट्स के बाद, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने जो है ये कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो उन्होंने कहा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा महात्मा गांधी फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, बाबू मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। गांधी जी ने जिन लॉयर्स को बुलाया था वो सब बिहार से आ गए गांधी जी से मिलने। प्रोमिनेंट लॉयर्स का मतलब वेल रिनाउंड एंड वेल स्टैब्लिश्ड लॉयर्स। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस करना। उन सभी लॉयर्स ने गांधी जी के साथ डिस्कस किया कि क्या हुआ ये सब चीज़ें। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने इन सभी लॉयर से ये पूछा कि अगर उनको जेल हो जाती तो ये सब क्या करते। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। फिर गांधी जी के इस क्वेश्चन पर एक सीनियर लॉयर रिप्लाई करते हैं कि अगर वो जेल चले जाते तो क्या होता कि उनके पास कोई नहीं होता सलाह देने के लिए, हेल्प के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आए थे ताकि वो गांधी जी को सलाह दें, उनकी हेल्प करें, और अगर गांधी जी को ही जेल हो जाती तो वो किसी को भी सलाह नहीं देते बल्कि वो वापस अपने घर चले जाते। अब ये बात सुनकर गांधी जी ने इनसे डिमांड की और इनसे पूछा बेसिकली व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि अच्छा तुम लोग घर चले जाते और जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इतना इनजस्टिस, इतना अन्याय होता है, उनका क्या होता। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट। तो लॉयर्स ने अब क्या किया, ये एक साइड जाकर एक दूसरे से कंसल्ट करने लगे, डिस्कस करने लगे, क्योंकि गांधी जी ने बात ही ऐसी पूछ दी। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपशॉट किया। अपशॉट का मतलब कि इन्होंने वो जो भी कंसल्ट किया, जो भी कंक्लूजन इन्होंने निकाला वो इन्होंने बताया। तो अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. Desertion का मतलब होता है give up, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि उन सब ने ये चीज़ सोची कि गांधी जी जो टोटली स्ट्रेंजर थे, बिल्कुल स्ट्रेंजर, वो इन शेयर क्रॉपर्स को जानते भी नहीं थे, तो गांधी जी एक स्ट्रेंजर होकर शेयर क्रॉपर्स की मतलब पेजेंट्स की सुरक्षा के लिए आगे आ सकते हैं, इनकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं और इनफैक्ट इनके लिए जेल जा सकते हैं। तो हम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब चंपारण के आसपास से हैं, एंड नॉट ओनली दिस, हम जो ये क्लेम करते हैं कि हम किसानों के साथ रहेंगे, अगर हम ही अपने घर चले जाएंगे बिना किसी की हेल्प करे तो हमारे लिए ये एक शेमफुल गिव अप होगा, एक शेमफुल डिजर्शन होगा। सो बेसिकली यहाँ पर
राजेंद्र प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी एकदम स्ट्रेंजर होकर भी इन लोगों के लिए जेल चले गए। ऑन द अदर हैंड ये लॉयर्स कैसे इन सब की हेल्प के बिना वापस घर जा सकते हैं, राइट? They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब ये सब के सब लॉयर्स गांधी जी के पास आए और कहते हैं कि हम आपके साथ जेल भी चले जाएंगे शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस दिलाने के चक्कर में। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। तो ये सुनते ही गांधी जी ने कहा कि चलो फिर तो हमने चंपारण की बैटल ऑलरेडी जीत ली है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया एंड जितने भी लॉयर्स वहाँ ग्रुप में प्रेजेंट थे उनको पेयर्स में डिवाइड किया, उनके नाम लिखे और इन्होंने कोर्ट अरेस्ट का एक प्लान बनाया। कोर्ट अरेस्ट क्या होता है? गांधी जी ने कहा कि अगर उनको जेल हो जाएगी तो उसके बाद जो पेयर में जिनके नाम लिखे हुए हैं वो ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे और कहेंगे आपने गांधी जी को अरेस्ट किया है, अब आप हमें भी अरेस्ट कीजिए। फिर दूसरा पेयर जाएगा, वो भी सेम यही करेगा। तीसरा पेयर जाके वो भी यही कहेगा कि अब हमें भी अरेस्ट कीजिए। सो ये प्लान था उनका। सेवरल डेज लेटर गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आता है, मतलब कुछ दिनों के बाद गांधी जी के पास एक मतलब लेटर आता है, रिटन में लेटर आता है और वो किसकी तरफ से आता है? मैजिस्ट्रेट की तरफ से। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रोविंस के, मतलब इस पूरे क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया। अब इस केस को ड्रॉप करने का मतलब है कि गांधी जी के अगेंस्ट जो ये ट्रायल चल रहा है इसको बंद कर दिया। तो दैट मीन्स कि अब गांधी जी जीत गए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है एक ऐसा प्रोटेस्ट जो नॉन वायलेंस पर आधारित था, जो बिना वेपन्स के किया गया, जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, उसे सिविल डिसओबीडियंस कहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में ऐसा हुआ, मतलब पहली बार मॉडर्न इंडिया में ऐसा हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस प्रोटेस्ट जीत गया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Far-flung का मतलब है एकदम डिटेल में, grievances का मतलब है शिकायतें। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो गांधी जी हैं एंड जो लॉयर्स मतलब जो इनके सपोर्टर हैं, अब उन्होंने डिटेल में इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, फार्मर्स की शिकायतों को कलेक्ट करना, राइट डाउन करना शुरू कर दिया। डिपोजिशंस मतलब स्टेटमेंट। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। लगभग 10,000 पेजेंट्स के जो स्टेटमेंट थे वो लिखे गए। नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और इसलिए लिखे गए ताकि उनके पास सबूत इकट्ठे होते रहें। डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। सारा एरिया था ना वो थ्रोब हो गया। कौन सी एक्टिविटी से? ये जो क्राउड है, क्राउड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो पूरा एरिया था वो क्राउड से थ्रोब हो गया था। सो द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। वेमेंट का मतलब है जोरदार तरीके से। तो दोनों तरफ से जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था। एक तरफ लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे, एक तरफ ये फार्मर कर रहे थे। इन जून गांधी वो समन्ड मतलब कॉल्ड अपॉन। सो गांधी को किसने बुलाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट। बिफोर ही वेंट टू मेट leading associations and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो जब एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, तो उन्होंने किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। ठीक है। अब गांधी जी वहाँ जाने से पहले अपने लीडिंग एसोसिएट्स मतलब जो भी इनके लीडिंग सपोर्टर्स थे, जैसे कि लॉयर्स एंड अदर लोग जो थे, उन सपोर्टर्स के साथ इन्होंने मीटिंग रखी, एक पूरा डिटेल प्लान किया। किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस के लिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि अगर गांधी जी वापस नहीं आए
तो उन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे, ये फिर से वही जो सिविल डिसोबीडियंस वाला प्लान बनाया है उसको फॉलो करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये जा रहे हैं कहाँ पर, गवर्नर से मिलने, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। अगर उन्होंने इनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि ये किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, जो प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस होगा, लेकिन ये तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक गांधी जी वापस ना आ जाएं। गांधी जी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper। तो एक्चुअली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड को इंडिगो के मैटर में ऑफिशियल कमिश्नर बना दिया था, ताकि ये जो है पूरी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर सके। तो गांधी जी के साथ इन गवर्नर जनरल ने एक प्रॉपर इंटरव्यू किया जिसमें 4 राउंड हुए थे और वो प्रोट्रैक्टेड था, मतलब काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पेजेंट्स। तो यहाँ पर जब ये इंटरव्यू चला तो इसमें कौन कौन थे, इसमें थे कमीशन, इस कमीशन में कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिश बेसिकली ब्रिटिशर्स ही थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी जी भी थे। गांधी जी इस कमीशन में सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पेजेंट्स के सपोर्ट में ओनली गांधी जी ही थे, सोल का मतलब अकेले। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months। गांधी जी 7 महीने तक कंटिन्यूसली चंपारण में रहे। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो कुछ टाइम के बाद, 7 महीने के बाद, इन्होंने धीरे धीरे अपने घर, मतलब जहाँ से ये बिलोंग करते थे वहाँ जाना इन्होंने शुरू कर दिया। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन unlettered pageant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। गांधी जी अब यहाँ इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनके पास एक अनलेटर्ड पेजेंट आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके आधार पर ये चंपारण आए थे, ये सोचकर, ये एक्सपेक्ट करके कि ये जो है कुछ दिनों तक वहाँ चंपारण में रहेंगे, गांधी जी कुछ दिनों तक चंपारण में रहेंगे एंड इन क्रॉपर्स की, जो इन फार्मर्स की हेल्प करके ये वापस आ जाएंगे। फिर ये कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चला गया। 7 महीने ये वहाँ लगातार रहे और लगभग 1 साल इस पूरे मूवमेंट ने इसका ले लिया था। मतलब 1 साल तक ये लगभग गांधी जी की जितनी ज़िंदगी थी ना उसमें से 1 साल इस मूवमेंट ने लिया। 1916 से लेकर 1917। तो इन्होंने कहा है कि 1 साल पूरा जो है इसी मूवमेंट ने ले लिया था। दो ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि ये चंपारण कुछ दिन तक रहेंगे और कुछ दिन बाद ये मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा और ये वापस अपने घर चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो अब इस कमीशन में क्या हुआ कि पूरी ऐसे इंक्वायरी बैठी और ये देखा गया मैटर में कि कौन गिल्टी है। तो इस टाइम पर गांधी जी ने ऑफिशियल इंक्वायरी के आगे, मतलब जो भी ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल हुई थी उनके आगे, इन्होंने क्रशिंग माउंटेन में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में एविडेंस को पेश किया। और किसके अगेंस्ट थे ये एविडेंस? सभी बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो बिग प्लांटर्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने इन पेजेंट्स के साथ बहुत बुरा किया। तो इनके अगेंस्ट एविडेंस शो किए एंड जब एविडेंस देखे तो फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट ने एंड जो भी वहाँ पर बैठे हुए कमीशन के मेंबर थे उन्होंने अग्री किया, वो गांधी जी से सहमति हुए और उन्होंने फिर गांधी जी से पूछा कि आप बताओ कि हमने आपको कितना पे करना है, क्योंकि हमारी वजह से नुकसान हुआ है। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper। Illegally and deceitfully का मतलब है धोखे से एंड कानून के खिलाफ जाकर। एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है
किसी से फोर्सफुली पैसा झड़प लेना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको लगा कि गांधी जी ना ये जो रीपेमेंट की डिमांड करेंगे ये फुल डिमांड करेंगे कि हमें सारा पैसा दो जो भी तुमने धोखे से हमसे हड़पा है। मतलब किन से हड़पा है? शेयर क्रॉपर से। बट ही आस्क्ड फॉर 50%, तो गांधी जी ने ओनली 50% के लिए ही बोला। एंड ही सीम्ड एडेमेंट, तो एडेमेंट का मतलब होता है फर्म, अपनी बात पर फर्म रहना। तो फिर यहाँ पर ये बताया कि भाई जो ये थे ना गांधी जी, ये उस टाइम पर ना काफ़ी एडमेंट दिख रहे थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली? ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही रेवरेंड इंसान ने लिखी थी। रेवरेंड का मतलब है रिस्पेक्टेड इंसान ने, जिसका नाम था J.Z. हॉज। ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के। एंड इन्होंने इस सारे एंटायर एपिसोड को क्लोजली देखा और तब इन्होंने ये सारी बातें लिखी थी। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%. To his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. फिर यहाँ ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स के सामने जब गांधी जी ने 50% की डिमांड रखी तो उस टाइम पर जो भी प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपना ऑफर दिया 25% का। उन्होंने कहा हम 25% पे कर सकते हैं। तो गांधी जी ने देखा कि ये लोग 25 से ऊपर आ नहीं रहे तो 50 तक तो ये तब देंगे। तो ये सिचुएशन जो है डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी, ऐसी सिचुएशन जो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो गांधी जी ने फिर 25% पर अग्री किया और इस बात से सब लोगों को ऐसे सरप्राइज हो गए थे कि पहले तो ये एडेमेंट दिख रहे थे लेकिन ये मान गए। लेकिन गांधी जी क्यों माने थे? क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी एडेमेंट थी, ये सिचुएशन काफ़ी डेडलॉक थी। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। ये जो 25% का सेटलमेंट है कमीशन में बैठे हुए सभी लोगों ने यूनानिमसली लिया, मतलब एक साथ मिलकर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। गांधी जी ने यह भी बोला कि उनके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए ये ज़्यादा फैक्ट इम्पोर्टेंट था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स थे, बेसिकली जो प्लांटर्स थे, इन्होंने अपनी गलती मानी एंड दे ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। और गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये लैंडलॉर्ड्स ने अपनी गलती मानी, अपने आप को सरेंडर किया एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखकर इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और पैसे भी दिए। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। फिर आगे यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि ये सभी जो पेजेंट्स थे ना, इन्होंने एक्चुअली ऐसा बिहेव किया था अपने टाइम पर कि ये लोग कानून के भी लॉर्ड्स हैं, मतलब कानून के भी ऊपर हैं। Now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage. अब हमें ये देखने को मिलता है कि पेजेंट्स ने जब ये देखा कि गांधी जी की वजह से उनको उनकी ज़मीनें आगे वापस मिल जाती हैं, तो उनको पता चला कि हमारे भी कुछ राइट हैं, हमें भी राइट दिलाने वाला कोई है, हमारा भी कोई डिफेंडर है। इससे सभी पेजेंट्स को करेज मिला। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए जिसकी वजह से गांधी की पोजीशन जो है वो प्रिवेल हो गई एंड ब्रिटिशर्स को ये समझ आने लग गया कि गांधी जी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, ये तो एक बैरिस्टर हैं जो बाहर से विदेश से लॉ की डिग्री लेकर आए हैं और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट। तो जिन एस्टेट पर, वो एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी बेसिकली, जिन पर इंडिगो प्लांट किया जाता था, तो ये जो प्लांटर्स हैं ब्रिटिशर प्लांटर, इन्होंने इन एस्टेट को अबेंडन कर दिया, त्याग दिया। विच रेवर्टेड मतलब वापस दे दी गई, किसको? पेजेंट्स को। तो यहाँ ये बताया है कि इन प्लांटर्स ने अभी क्या किया, अपनी स्टेट को अबेंडन कर दिया और वो वापस किसको रिवर्ट कर दी? पेजेंट्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई।
अब यही पेजेंट्स, यही फार्मर्स जो पहले टेनेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे, अब ये क्या बन गए थे, अब ये ओनर बन गए थे उन्हीं ज़मीनों के जिन ज़मीनों पे इन्होंने काम किया ब्रिटिशर्स के अंडर, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने इन ज़मीनों को, इन एस्टेट को छोड़ दिया, त्याग दिया और वापस इन्हीं फार्मर्स को दे दी वो ज़मीनें। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी इतने सब जो भी हुआ उसके साथ ये काफ़ी संतुष्ट हुए और इन्होंने बाद में ये देखा कि जो चंपारण विलेज है ना, ये कल्चरल एंड सोशल तौर पर बिल्कुल बैकवर्ड है, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, एंड ये चाहते थे कि चंपारण विलेज को इमीडिएटली सुधारें, ये उसमें कुछ अच्छा करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, इन्होंने वहाँ स्कूल्स में टीचर्स वगैरह की भर्ती कराई। एंड महादेव देसाई, नरहरि पारीख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स। तो ये जो दो लोग थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये गांधी जी के डिसाइपल बन गए, इनके शिष्य बन गए। देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और इन दोनों डिसाइपल्स की जो वाइफ थी उन्होंने भी गांधी जी के लिए अपनी इच्छा से काम करना शुरू किया, मतलब गांधी जी जो भी उनको काम बताते थे वो काम करते थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, बॉम्बे, पुणे एंड अलग अलग जगह से गांधी जी की हेल्प के लिए आगे आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी के जो छोटे बेटे थे वो भी आए और गांधी जी के इस मिशन में उन्होंने उनका साथ दिया। और ये कहाँ से आए थे? आश्रम से। सो डिड मिसेस गांधी, तो जो कस्तूरबाई थी जो कि गांधी की वाइफ थी, वो भी गांधी जी के मिशन में आकर इनके साथ काम पर लग गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, और 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने क्या किया? चंपारण में आकर गांधी जी के इस मिशन में साथ दिया और इन्होंने चंपारण में आश्रम के रूल बताए, आश्रम के रूल सिखाए कि पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे रखें, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है, कम्युनिटी को साफ सुथरा कैसे रखना है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया कि यह, क्योंकि चंपारण में ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा था, उसकी वजह से बहुत मतलब ऐसे पूरा जो जगह थी वो फिल्थी हो जाती थी। तो इसीलिए जो कस्तूरबाई हैं उन्होंने क्या किया? कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाया वहाँ के लोगों को। हेल्थ कंडीशंस भी वहाँ की मिजरेबल थी, बिल्कुल पुअर थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। गांधी जी ने क्या किया? एक डॉक्टर को जो अपनी इच्छा से 6 महीने वहाँ पर अपनी सर्विस रेंडर करना चाहे, ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया। 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई गई, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये 3 तरीके की मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई। तो गांधी जी ने एक ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया जो वॉलंटियर, मतलब अपनी इच्छा से फ्री सर्विस दे सके 6 मंथ्स चंपारण में। ऐसा डॉक्टर अपॉइंट किया, 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई। अगर किसी भी इंसान को चंपारण में कॉटेड टंग, मतलब अगर वाइट टंग है या फीवर या किसी भी पुअर डाइजेशन की वजह से वाइट टंग हो रखी है तो कैस्टर ऑयल दिया जाता था। मलेरिया फीवर है तो क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। स्किन इरप्शंस है, स्किन एलर्जी है, स्किन पर किसी भी तरीके के रैशेज आ गए हैं तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल प्रोवाइड किया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेंस कंडीशन। अब इतना होने के बाद गांधी जी ने एक चीज़ और नोटिस की कि विमेन के क्लॉथ्स की कंडीशन भी काफ़ी डर्टी है, मतलब बहुत ही गंदे कपड़े पहनते। गंदे कपड़े का मतलब यह है कि साफ सफाई नहीं रखते कपड़ों में। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और गांधी जी ने अपनी वाइफ को कहा कि इन सभी विमेन से बात करें। तो एक जो लेडी थी वो कस्तूरबाई को अपनी हट में लेके गई और उसने अपनी हट के अंदर दिखाया कि ना तो उसके पास बॉक्स है ना कबर्ड है जिसमें वो अपने कपड़े रख सके। फिर उसने कस्तूरबाई को ये भी कहा कि जो साड़ी आज उसने पहनी है वही एक साड़ी है उसके पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। तो गांधी जी चंपारण में तो रह ही रहे थे, साथ साथ ये आश्रम पर भी दूर से ध्यान रख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, और वहाँ पर मेल के थ्रू रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे। एंड फिनेंशियल अकाउंट्स के बारे में बात करते थे, मतलब पूरा अपडेटेड रहते थे गांधी जी आश्रम को लेकर। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मतलब
इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रीन ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब होता है पिट्स, मतलब गड्ढे, एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो यहाँ पर ये बताया है कि गांधी जी देखो इतनी दूर से कितनी केयरफुली वॉच रखते थे आश्रम पर। इन्होंने वहाँ रेजिडेंट्स के पास एक लेटर लिखा और कहा कि जो पुराने लैट्रीन ट्रेंचेस हैं, मतलब जो पुराने गड्ढे हैं जिनमें ह्यूमन बीइंग्स का वेस्टेज जाता है, उनको अब कवर कर दिया जाए और नए ट्रेंचेस को डिग किया जाए, मतलब नए पिट्स बनाए जाएं। क्योंकि पहले उस टाइम पर सीवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता नहीं था ना, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी। तो अभी जो ये है क्या नाम है, गांधी जी इन्होंने कहा था कि भाई अब एक काम करो, जो पुराने पिट्स हैं उनको बंद कर दो, नए पिट्स को तुम लोग डिग कर दो, मतलब नए गड्ढे खोद दो, एंड वरना तो स्मेल आने लगेगी, राइट। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये जो चंपारण एपिसोड था ये गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। फिर वो कहते हैं इतना कुछ बड़ा ने काम नहीं किया मैंने, ये तो बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ थी। तो यहाँ पर वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो डे टू डे लाइफ में इतने प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं, इन्होंने बस उस प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। फिर इन्होंने कहा मैंने ये घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरी कंट्री में आके ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, एंड ना ही मैं उनके ऑर्डर फॉलो करूंगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है अपोजिशन। तो ये कहते हैं कि इन्होंने चंपारण मूवमेंट को किसी अपोजिशन के तौर पे रखकर या अपोजिशन को ध्यान में रखकर शुरू नहीं किया था। ये कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए और बहुत ही मतलब ऐसा कुछ हो जाए। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट मतलब रिड्यूस करना, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ सोचकर चंपारण मूवमेंट शुरू नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इसलिए ये शुरू किया था ताकि ये जो पुअर पेजेंट्स हैं इनकी डिस्ट्रेस को, इनकी परेशानी को ये एलिविएट कर सके, रिड्यूस कर सके। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर intertwined with the practical day-to-day problems of millions. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living and human beings. तो यहाँ ये कहा गया है कि ये ना एक गांधी जी का अपना एक पैटर्न था। कैसा पैटर्न कि ये जो भी काम करते थे उसमें नॉन वायलेंस होती थी एंड पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों पर बेस्ड होकर इन्होंने अपने मूवमेंट किए हैं शुरू, और ऐसे मूवमेंट जिसमें लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम थी। और इनके लॉयल्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं थी, मतलब बस इन्होंने ख्यालों में ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने करके दिखाया, और इनकी जो लॉयल्टी थी वो लिविंग एंड ह्यूमन बींग्स के लिए थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। तो गांधी जी ने जो भी किया, इनका बस एक ही मोटिव था। वो क्या था कि ये चाहते थे हर इंडियन फ्री हो, इनको कोई भी सब्जुगेट ना करे, कोई हमारे ऊपर आकर डोमिनेट ना हो, कोई कंट्री हम पर रूल ना करे, हम इंडियंस अपने पैरों पर खड़े हों, और ये चाहते थे कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए। अर्ली इन चंपारण एक्शन, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Island। Actually, चंपारण एक्शन के टाइम पर एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट का मतलब जो हमेशा शांति बनाए रखना पसंद करते हैं, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़। ये महात्मा गांधी के एक डिवोटेड फॉलोवर बन गए थे, और इनको ना फिजी आइलैंड्स जाना था किसी काम से, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गांधी जी को बाय बोल कर जाएं। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स
thought it was a good idea for Andrew to stay in चंपारण and help them. गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे, जो लॉयर थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर हम एंड्रयूज़ को अपने साथ रख लें चंपारण में, एंड उससे हेल्प भी मांगे और उसको हम अपनी साइड कर भी सकते हैं. एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड. तो यहाँ पर ये बताया कि एंड्रयू रुक भी जाता अगर गांधी उनको रुकने के लिए कहते. बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड. गांधी जी ने इस बात पर अपोज किया, क्योंकि देखो जो गांधी जी के फ्रेंड थे ना, उन्होंने कहा कि हम ना इस फॉलोवर को, एंड्रयू को अपनी साइड कर सकते हैं, चंपारण में ये लोगों की हेल्प भी कर देंगे और इनको हम फिजी आइलैंड जाने से रोक भी सकते हैं. और एंड्रयू रुक भी जाता अगर गांधी उनको रोकते, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया. उन्होंने मना क्यों किया, इसका रीज़न आगे दिया हुआ है. ही सेड, यू थिंक that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely मतलब विश्वास करना, upon yourself to win the battle. You should not seek a prop means help. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हैं कि जो ये अनइक्वल फाइट हुई, अनइक्वल फाइट का मतलब एक तरफ ब्रिटिशर्स और एक तरफ ये पुअर पेजेंट्स. फिर ये कहते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में मैं नहीं चाहता कि कोई इंग्लिशमैन हमारी साइड हो या किसी भी इंग्लिशमैन को हम अपनी टीम में रखें. फिर ये कहते हैं कि वैसे ये तुम सभी लोगों के दिल की कमज़ोरी को, मतलब तुम लोगों की ये कमज़ोरी को शो करता है कि तुम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते. राइट, दिस कोज इज़ जस्ट. फिर वो कहते हैं कि हमारा जो ये कोज है, मतलब हम जो चाहते हैं, हमारा जो मोटिव है, ये जस्ट है, मतलब ये जस्टिस प्रोवाइड करेगा सबको, ये किसी के इनजस्टिस के लिए नहीं है. तो इसीलिए हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी बैटल जीतेंगे. और फिर वो कहते हैं कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमने मिस्टर एंड्रयूज़ की हेल्प नहीं लेनी है क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है. राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, ही हैज़ रेड आवर माइंड्स करेक्टली, वी हैड नो रिप्लाई, गांधी इन दिस वे टॉट अस द लेसन इन सेल्फ रिलायंस. तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने इससे हमें जो है बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि हमें सेल्फ रिलायंस रहना है. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर. तो इन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर चलना है, सेल्फ रिलायंट रहना, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम हर बैटल जीतेंगे. और इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हमको जो है अपना देश एकदम आज़ाद कराना है, देश को आज़ाद रखना है, सभी इंडियंस को अपने पैरों पर खड़ा होना है और सबने एक साथ मिलकर चलना है, चाहे वो कोई भी हो. और हम सबने शेयर क्रॉपर की हेल्प करनी है एक साथ मिलकर. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है एट द एंड कि गांधी जी ये कहते हैं कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो. डू नॉट डिपेंड योर सेल्फ एंड डू नॉट सीक हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स. अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है. आपको जो अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.